अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप सब सर को जानते हैं, उनकी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं चाणक्य फोरम पे भी अक्सर, बल्कि आज भी मैंने एक वीडियो देखी आपकी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू मच। आरज़ू जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मेजर साहब की तरफ और उनसे बात करेंगे। तो जब हमारी हुकूमत कराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को शहबाज सिंह करके बुला रहे हैं और इस तरह की बात वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आपके? उन्होंने उनसे कहा कि जी इनका नाम जो है वो शहबाज शरीफ के बजाय शहबाज सिंह होना चाहिए। नहीं, देखिए ना, ये अब देखिए, इमरान खान कहता है इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया ना, इसके ऊपर इमरान खान ने कई साल गाने गाए और पैसे भी पकड़े होंगे लोगों से कि मैं इस्लामोफोबिया दूर करूंगा, पैसे दो मुझे। लेकिन कहने की बात ये आरजू जी की ये खुद हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क ला रहा है इमरान खान। ये क्या कहने का मतलब हो गया कि ये शहबाज सिंह है? मतलब कि जो इंडिया का, मतलब आपने एक नाम दे दिया, हिंदू नाम या सिख नाम आपने दे दिया और आपने बोला कि नहीं साहब ये तो इंडिया का है मामला। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि मैं देख रहा था किस तरीके से लोग वहां पे गुमराह हो रहे थे। इसने बोला शहबाज सिंह और पूरी भीड़ ने वहां पे सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं और इमरान खान जिंदाबाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कोई इमरान खान से सवाल नहीं पूछता क्या? इमरान खान से लगता है कोई इसके पीटीआई वाले सवाल नहीं पूछते, इसको खुदा मान के रखा है कि जो ये बोलेगा ना, ये हरफ आखिर है, फिर इसके आगे कुछ नहीं होगा। लोगों ने ऐसा इसको बना दिया है, इसके फॉलोअर्स ने, और ये बहुत खतरनाक है इमरान खान खुद के लिए। मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में। पहली चीज तो ये आरजू जी कि आप सोचिए, खुद सोचिए, ये कह रहे इंडिया में खुशियां बड़ी मनाई गई, उनका मीडिया खुशियां क्यों मनाएगा? खुशियां मीडिया, ये सवाल मैं चाहता हूं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो वर्कर है, वो जाके खान साहब से पूछे कि सर आपने बोला था स्पीच पे कि इंडिया क्यों खुशियां मनाएगा? ऐसा पाकिस्तान से क्या चाहिए इंडिया को जो शहबाज शरीफ हमें दे रहा है? कश्मीर तो दे नहीं रहा ना, वो दे सकता है हमें, और हमें क्या चाहिए ऐसा? इमरान खान कहता है इनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं फिर से वो बात कहता हूं, कितना पैसा है शरीफ खानदान के पास? कितना पैसा है? यहां पे मुल्क आते हैं 10 20 30 40 50 50 अरब की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती भी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश जहां पे मैं रहता हूं, नोएडा में आरजू जी, उत्तर प्रदेश का टारगेट है इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स और 5 ईयर्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया का एक स्टेट वो कह रहा है कि हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी करीब 270 बिलियन की है इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, सिर्फ हमारे एक स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। वो कह रहा है कि हमें 1 ट्रिलियन बनना है। योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टारगेट लिया है, कह रहा मैं बना के दिखाऊंगा आपको 1 ट्रिलियन का, यानी कि 1000 बिलियन का, 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बना के दिखाऊंगा। तो ये पता नहीं क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या दे दिया, शहबाज शरीफ के पास कितना पैसा आ गया, कितना आ गया। मैं कोई भी पाकिस्तानी, हमारे जो दोस्त हमारे देख रहे हो, भाई बहन देख रहे हो, जरा आप कमेंट्स में तो लिखिए ना कि इतना पैसा डाल दिया, हमें भी तो पता लगे कि भाई कितना पैसा डाल दिया इंडिया में। ये ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी इमरान खान बोल देता है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो बच्चे हैं बेचारे, इंप्रेशनेबल एज के हैं, वो ताली वाली पीटते हैं खान के लिए कि इसने इतना दे दिया, उतना दे दिया। वो खुद झूठ बोलता रहता है। अच्छा, कभी उसने एक चीज के लिए डेटा नहीं दिखाया अपना। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो मैं ऑयल लेने लगा था, रशिया से मैं तेल लेने वाला था, मेरी सरकार गिरा दी। अभी इतना बड़ा झूठ है, तुम कैसे ले सकते हो तेल?
तुम्हारे पास रशियन ऑयल, रशियन क्रूड, देखिए अरब स्वीट होता है, वो अरब स्वीट एक अलग ऑयल है, नॉर्थ सी यूरोप से निकलता है वो अलग तेल है, जो वेस्ट एक्सिस से निकलता है वो अलग तेल है, जो अफ्रीका से निकलता है वो अलग तेल है, ये सब अलग अलग, वेनेजुएला से निकलता है, दैट इज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। पाकिस्तान में रशियन, रूसी तेल को रिफाइन करने की रिफाइनरी है नहीं, है रिफाइनरी 4-5 पाकिस्तान में, लेकिन वो रशियन तेल को रिफाइन करने की सलाहियत नहीं है उनमें, वो रशियन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। मैं ये बार बार झूठ बोले जाए, मैं रशिया से तेल ले लूंगा, मैं रशिया से तेल ले लूं, पर कैसे ले लोगे भाई, किस तरीके से ले लोगे तुम? और उस तेल में क्या पूड़ियां तलनी है तुमने? वो करोगे क्या उस तेल से? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। 4-5 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, फिर तुम रिफाइनरी बनाओगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर वो, अब पर ये इमरान खान के फॉलोअर्स को लॉजिक से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, तो ये कुछ भी, मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा ना। लेकिन एक पाकिस्तान चीज में और अपने दोस्त है, बहुत हैं जी। जी नहीं बताइए। बिल्कुल, एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है इंडियन थिंक टैंक्स की बात भी की है, और आप भी एक हिस्सा है थिंक टैंक्स का, तो अगर आप परमिशन दें तो मैं जरा वो जी दिखाती प्लीज, जी प्लीज। एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। जी, मेरे साहब ये थे इमरान खान साहब, और ये कह रहे थे कि भारत में थिंक टैंक्स जो हैं वो बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान तोड़ने की बात, और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये सब कुछ कह रहे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? कौन सा थिंक टैंक है? नाम तो लेना ही है, आप प्रूफ तो दिखाएं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबूत मांगने का अपने लीडर्स से कोई रिवाज है। इंडिया के थिंक टैंक्स कौन से, नाम लीजिए ना सबके सामने। जब आपको इतना पता है कि कौन सा थिंक टैंक है, तो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बोला? और थिंक टैंक ने, अगर ये तो झूठ बात है कि थिंक टैंक ने बोल दिया कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे और ये सब कर देंगे। क्या होता है कि लोग पेपर्स लिखते हैं, देयर आर पोजीशन पेपर्स जो थिंक टैंक्स लिखते हैं, देयर पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, दे राइट यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, और हर एक मुल्क के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी
इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं, और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के, आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है एक कि हम एक जंगजू कौम है और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता, असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर, और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे? क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वो जो शोले फिल्म देखी है आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, बहुत वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 इयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रिमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं अभी, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सरप्राइजिंग, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल इस्लामाबाद के जलसे में वैसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा।
अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन हो गए इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी तो ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। ये इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और जी बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है और मेरे लिए जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज का सरबराह है, ठीक है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को शक होगा। लेकिन एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं ये बात तस्लीम करता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई बाइंडिंग फोर्स है उस मुल्क की, आपके मुल्क की, तो वो पाकिस्तान फौज है। उसकी 10 गलतियां रही होंगी इन द पास्ट, अभी भी गलतियां कर रही होगी, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। जब इमरान खान जैसे उन्होंने नगीने पैदा करे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी वहां पे, लेकिन फिर भी इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स, इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स। ये जो कह रहे हैं ना खत्म हो जाएगी फौज, अगर पाकिस्तान फौज नहीं रही, मुल्क के 3 टुकड़े नहीं 16 टुकड़े होंगे सीधे। लेकिन ऐसा है नहीं, खैर खत्म नहीं हो सकती। ये तो इमरान खान ने वैसे ही शायद ज्यादा इमोशनल होके कुछ बोल दिया है। मगर साथ साथ ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान की, वो सबसे पहले कश्मीर की बात करती है। आते के साथ ही ना वो देखते हैं कि इकोनॉमी को क्या हुआ है, लोगों को क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर कुछ नहीं देखते, कश्मीर की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, उन्होंने भी यही बात की है। और साथ ही उन्होंने यासीन मलिक के लिए कहा है कि उसकी जान खतरे में है, और यूनाइटेड नेशन को खत लिखने की भी बात आपने यकीनन सुनी होगी। क्या कहेंगे आपके, किस तरफ जा रहे हैं लोग? क्या इस तरह के स्टेप्स ठीक है? नहीं बिल्कुल, इनको पाकिस्तान को लिखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को खत लिखना चाहिए, इनको टोनी ब्लिंकन को लिखना चाहिए, इनको जो बाइडेन को लिखना चाहिए, शी जिनपिंग को लिखना चाहिए, जितने भी मुल्क हैं आप सबको लिखिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को क्यों लिखें। और क्या यासीन मलिक की जान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है, यासीन मलिक की जान बिल्कुल खतरे में है, और यासीन मलिक की जान खतरे में होनी चाहिए भी, पहली चीज है। देखिए क्यों ये आके इकोनॉमी की बात नहीं करते, कश्मीर के बारे में बात करते हैं आरजू जी, इसलिए देखिए चाहे वो जरदारीज हों, भुट्टोज हों, और सेम फैमिली है वो, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हों, अगेन सेम फैमिली, और इमरान खान। कश्मीर, इनको कश्मीर से मोहब्बत नहीं, कश्मीर इनकी मजबूरी है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी कौम को ये जहर खिलाया है कश्मीर का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जहर खिलाया है कश्मीरियों को, वो लगातार दर लगातार खिलाया है जहर। अब ये तो शेर की सवारी है ना। अब बिलावल भुट्टो अगर जाता है, फूड सिक्योरिटी की मीटिंग होती है अमेरिका में, और अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में वो कश्मीर की बात करता है, बिल्कुल उसका हक है, बिलावल का हक है, पाकिस्तान का हक है, करनी भी चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो से किसी ने, मीडिया ने ये नहीं पूछा कि तुम वहां पे लाखों डॉलर, रुपए भी नहीं, लाखों डॉलर, क्योंकि तामझाम के साथ गए होंगे, अपना पूरा रहे होंगे वहां पे 4-5 दिन, तुम लाखों डॉलर कौम के खर्च कर रहे, जो कौम के पास है नहीं पैसे, तुम लाखों डॉलर खर्च करके गए फूड सिक्योरिटी में, तुमने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए करा के, जिस काम के लिए तुम गए थे, जिस काम के लिए तुम गए थे, तुमने क्या वो काम करा? अब मैं, अगर आरजू जी आप मुझे बोलती हैं कि मेजर साहब आप एक काम करिए, आप आपको यहां पे जाना है और आपको ये काम करना है, कोई एक्स काम आपने बोला, और मैं वो काम बिना करके, आप मुझसे ये तो पूछेंगे जब मैं वापस आऊंगा कि मेजर साहब ये काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला था आप काम करेंगे, हुआ, नॉर्मल सी बात। बिलावल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप गए थे वहां पे, फूड सिक्योरिटी के डायलॉग था, आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या स्टेप्स उठाए, आपने इतना कौम का नहीं। इनको भी पता है बिलावल को कि फूड सिक्योरिटी ये सब बकवास है। पहले दिन जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक डायलॉग वहां पे मारो, और उसके बाद 4 दिन वहां पे ऐश करो सरकारी खर्चे पे। तो लाखों डॉलर की शॉपिंग करी, फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। क्योंकि, और इसमें पाकिस्तानी कौम की गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बिलावल की परफॉर्मेंस इसलिए जज नहीं करेगी कि जो काम के लिए भेजा था तूने वो काम करा कि नहीं करा, वो इस पे जज करेगी कि क्या तुमने कश्मीर का बयानिया वहां पे उजागर करा कि नहीं। और उसने बोला करा है, बिल्कुल, वो आ गया पैसे खर्च करके। इंडिया के लिए अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि देखिए, अब फूड सिक्योरिटी जिसके बारे में वो कुछ कर सकता था, वो गड्ढे में गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, वो गड्ढे में गया। अब वाटर सिक्योरिटी भी गड्ढे में जाएगी अगर दूसरी बार बुलाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान की अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल, पढ़ाई लिखाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडस वाटर के ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबके ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान को गलत फहमी है कि जब वो जाके यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में बात करता है तो दुनिया ऐसे ऐसे हिलती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं पड़ता, दूसरों को भी नहीं पड़ता। तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। क्योंकि अब खैर गए तो इस बार यही सुना था कि कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं, जो आम तौर पे जाते हैं यहाँ से बहुत अपनी चार्टर्ड फ्लाइट लेके, उससे नहीं गए वो अमेरिका। मगर खैर जाते के साथ ही उन्होंने जरूर कश्मीर का जरूर कहा है। लेकिन जो अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद है कि कोई डायलॉग शुरू होगा, या वो यही कहते जा रहे हैं कि पहले 370 दोबारा से आप लोग लाएंगे तो फिर तभी बात होगी? तो इस तरह से कैसे चलेगा? मतलब ये टेंशन आप समझते हैं कि इसी तरीके से रहेगी? वैसे तो बॉर्डर पे जो है वो काफी अमन है कुछ टाइम से, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कितने दिन मजीद इसको आगे ले जा पाएंगे? देखिए आरजू जी, इसमें एक बात समझनी पड़ेगी। इमरान खान भी जब था, इमरान खान भी यही बात कहता था कि जब तक 370-35 से नहीं हटेगा हम बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ भी यही कह रहा है कि हम बात नहीं करेंगे। ना शहबाज शरीफ ने बोला, ना इमरान खान ने ये अपनी कौम से खिताब करके बोला कि भाई इंडिया ने क्या तुमसे बोला भी है कि हम तुमसे बात करना चाह रहे हैं। ये ऐसा तासुर देते हैं पाकिस्तानी कौम को, ये ऐसा एक पाकिस्तानी कौम को मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया हाथ जोड़ के रोज इनको फोन कर रहा है कि बहुत जरा हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। हम कह रहे हैं कि जब तक 370-35 से नहीं हटाओगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, परे हटो। ये ऐसी स्टोरी अपनी कौम को सुना रहे हैं। ये एक बता दे कि इंडिया में इस बंदे का कॉल आया था, इस बंदे का कॉल आया था और ये कह रहा था कि हमसे किसी इंसान का कॉल आया होगा। इस इंसान का कॉल आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, फैक्स आया, ईमेल आई, कुछ आया, एक चिट्ठी पकड़ाई हमारे एम्बेसी ने, हमारे हाई कमीशन ने कुछ चिट्ठी पकड़ाई कि भाई हम पाकिस्तान से बात कर। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने तो कभी बात ही नहीं करी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगले 100 साल बात मत करो। इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना, आपने एक बात देखी अर्जुन जी, पता नहीं पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने ये बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, पिछले कई सालों से इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जब तक कोई डायरेक्ट बात नहीं होती यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दिया। दे हैव स्टॉप्ड इंटरैक्टिंग विद पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बात ही नहीं कर रहे। तो ये सब कहना कि हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है जो करना है। हम तो ये करना चाहेंगे, हम फिर भी नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? कल अगर शहबाज शरीफ ये कहता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता मोदी जी विल बी इंटरेस्टेड। हमें क्या मिलेगा उस बात करके? उससे क्या होगा? क्या रिश्ते अच्छे होने चाहिए? तो फिर वो करण जौहर की फिल्म की बात कर रहा है, ये तो ऐसे ही रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आप हमें फायदा क्या? हमें कोई फायदा नहीं है। आई डोंट थिंक इंडिया विल बी विलिंग। वो कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए तो हो जाए। लेकिन आप लोग ये जरूर कह रहे थे बार बार कि बहुत अच्छा है अगर 10 साल और इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर रहे। और अभी जो इमरान खान को हटाया गया है, आपके आपके ख्याल से, मतलब ऐसे मैं पूछ रही हूँ एज ए इंडियन, या एक आप वैसे भी देखते हैं पाकिस्तान को, आप बहुत ज्यादा, मतलब आपकी वीडियोस भी होती हैं, बात भी करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही हुआ इमरान खान के साथ? क्या मतलब, या इनको रहना चाहिए था, इनको जो टेन्योर था इनका ये कंप्लीट करते? देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है और एक एज एन इंडियन बात है, इसमें दोनों में फर्क है मेरा व्यू। अगर हम देखें कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इमरान खान को हटाना सही या गलत की बात नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जहां पे लोग हैं, अगर आपको समर्थन नहीं मिलता, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। इंडिया में हो चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा हो चुका है इंडिया में। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान रोना किस चीज का रो रहा है। चाहे आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएनएज आप लोग कहते हैं ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, शायद उन्होंने पैसे लिए 30-30 करोड़, उनको प्लॉट मिले, उनको लंदन में जो मर्जी हो, उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं हाँ, उन्होंने पैसे पकड़े होंगे पक्का। फिर यू आर इन अ माइनॉरिटी, यू हैव टू गो, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। उसकी वजह कुछ भी है, आपको सबसे पहले गायब होना है, आप नहीं रह सकते वहां पे। दूसरी चीज, इमरान खान कहते हैं इनको बैग दिए 20-20, वो जर्नलिस्ट को भी कह रहे थे इंटरव्यू में कि भैया ये बैग पैसे, इनको डॉलर दिए गए और 20-20, 30-30 करोड़ रुपए एक बंदे को मिले। ठीक है, अब इमरान खान से कोई पूछे, अच्छा कोई नहीं पूछता पाकिस्तान में कि खान साहब आपके पास सबूत क्या है? कोई वीडियो है आपके पास? कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? आपके पास कुछ है क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई वीडियो, कोई
कोई कुछ भी आपके पास है तो आप कॉम को दिखाइए कि साहब ये लोग चोर थे और इन लोगों को 30-30 करोड़ रुपए मिले, इन्होंने छोड़ा है, फिर उनके ऊपर केस करवाइए आप हॉर्स ट्रेडिंग का। ये सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं, 20-30 करोड़ रुपए एक एक बंदे को दिए। भाई आपके मुंह से जो निकल रहा है, यू आर फॉरगेट अबाउट बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप एक खुद मुख्तार मुल्क के आप सिटीजन हैं, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना। अगर मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि आरजू जी मैंने आपसे एक जमीन का टुकड़ा खरीदना था, आपने पैसे ले लिए, लेकिन आपने मुझे जमीन का टुकड़ा ट्रांसफर नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल, आपने नहीं वो जमीन मुझे ट्रांसफर करी, या कोई भी चीज हो सकती है, तो मुझे कोर्ट में जाके प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। बिल्कुल। आपको कोई चेक होगा, कोई बैंक ट्रांजैक्शन होगा, कोई आपको वायर हिट करेगा, कुछ तो होगा जिससे आप प्रूफ करेंगे कि जी मैंने पैसे दिए थे और ये देखिए कागज मेरा। इमरान खान कुछ बस मेरे साथ साजिश हुई है, अच्छा मुझे मार देंगे, कौन मारेगा तुम्हें ये नहीं पता, मुझे मार देंगे, हाय तौबा, मुझे गिरा दिया 30-30 करोड़ लेके, किसने दिए 30 करोड़ किसको ये भी नहीं पता, ऐसी हवा में। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुरानी 1980s की बॉलीवुड की फिल्म चल रही है ये, कोई कॉमेडी ऐसे ना इस टाइप की, ये कुछ भी बोलता है ये। लेकिन ये जरूर है कि अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर क्या है, क्योंकि जिस तरीके से फ्यूल प्राइस इंक्रीज की है, तो आम आदमी तो चले उसकी तो होगी, बैंड तो बजेगी, लेकिन क्या स्टेट बच पाएगी, क्या गवर्नमेंट इस तरीके से मुल्क को बचा पाएंगे ये लोग? देखिए मुल्क तो बचाया है, सरकार का नहीं कह सकता मैं, मुल्क तो कहीं नहीं जाता। द स्टेट इज डिफरेंट एंड द गवर्नमेंट इज डिफरेंट, तो द स्टेट विल गो नोवेयर, ठीक है। देखिए ये IMF पाकिस्तानी कई टीवी एंकर्स कहते हैं, और बिल्कुल सफेद दाढ़ियां, दिहाइयों का एक्सपीरियंस, मतलब वो सब कहते हैं कि IMF के पास जाना जहर है पाकिस्तान के लिए। तो आप बताइए पैसा कहां से आएगा, आप बताइए। जो कह रहे हैं कि फिर शहबाज शरीफ ने तेल का दाम बढ़ा दिया, शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है तेल का दाम बढ़ाना, उसके दाम, जो लोग कहते हैं महंगाई से, अरे भाई आपने आज से नहीं, आप 50 साल से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। ये 22वां 23वां प्रोग्राम है IMF का, पहला नहीं है। इंडिया एक बार गई थी IMF के प्रोग्राम में, इंडिया के दिमाग में घंटी बजी, इंडिया ने बोला पेट पे पत्थर बांधो, दाएं बाएं करो, फिट करो मामला, अब इंडिया को IMF की जरूरत नहीं है। हो सकता है IMF को एक बार इंडिया की जरूरत पड़े, और बोला भी था उस गेहूं के मामले में कि प्लीज हेल्प अस, वी आर बेगिंग यू, हमें जरूरत नहीं है। क्यों, हम लोग गरीब मुल्क नहीं थे क्या? हमारे तो फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल जमीन पे आ गए थे, पाकिस्तान से कम हो गए थे हमारे फॉरेन रिजर्व्स फिर, लेकिन हम उठे ना, क्योंकि एक कौम में डिसिप्लिन होता है। तो बड़ी तगड़ी कौम है, जज्बाती, ये सब नहीं, कौम में डिसिप्लिन होना चाहिए। कौम में डिसिप्लिन नहीं होगा, कौम ऊपर नहीं उठ पाएगी। एक और चीज आरजू जी बड़ी आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं ना, कि देखिए अगर पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाता है, राइट, तो कोई पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। ये बस टीवी स्टूडियो से अगर हम ये इसका इंपोर्ट बंद कर दें, हमें एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो हमें पैसे नहीं, अरे भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना इतना आसान है क्या? एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तो हर गधे को पता है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 3.5 पौने 4 साल से इमरान खान था, उसने एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा? किस यहूदी ने साजिश कर दी कि खान साहब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए? बस रेमिटेंस बढ़ा दिया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस था उनसे भीख मांगे कि भाई और पैसे भेज दो, ये बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड, दुनिया भर का करके, बट एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़े ना आपके, इक्के दुक्के कुछ बढ़े होंगे, आपका कोई साइजेबल इंक्रीज तो नहीं हुआ एक्सपोर्ट में। क्यों नहीं हुआ? 4 साल के लिए मालिक था पूरे पाकिस्तान का, माई बाप था, क्यों नहीं करा इंपोर्ट? वो कहना बड़ा आसान होता है अर्जुन जी, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा इकोसिस्टम होता है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है, दिहाइयों की मेहनत होती है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है, ये ओवरनाइट नहीं बनता। तो ये जो टीवी स्टूडियो में बोलते हैं ना, अरे एक्सपोर्ट ये कर दो, ये 4 चीजें कर दो, फिर आप देखिए, ऐसे भी बोलते हैं आपके यहाँ, फिर देखिए पाकिस्तान कहां से कहां तरक्की करता है, हिंदुस्तान को पार कर देगा। हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की सक्सेस स्टोरी जो है वो क्या है। इंडिया की सक्सेस स्टोरी, इंडिया के मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी मेहनत की कहानी है। इंडियन बच्चों की पढ़ाई में मेहनत करने की उसकी कहानी है। और इंडिया की सक्सेस में ऐसी कोई चाबी नहीं है कि आप बोले इंडिया ने कोई बहुत जादू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है ना इंडिया में, जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस टाइप के जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे बिजनेस,
इन लोगों ने अपना पेट काट के, अपनी जमीनें बेच के, माओ ने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया है। और आज आप जो देखते हैं कि ये टॉप स्कूल्स में, टॉप सीईओज जो इंडिया के लगे हैं, यूएस में, यूके में, जो टॉप कंपनीज में इंडियंस लगे हैं, ये उनसे ज्यादा जो सीईओज लगे हैं, उनसे ज्यादा उनके माँ बाप का सैक्रिफाइस है, माँ बाप का बलिदान है। तो आपको ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कौम तरक्की करे। ये झूठ बोल बोल के कि जी मैं तेल खरीद लेता रशिया का, पता नहीं क्या 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 गोलीबाजी करते हैं, ये तेल खरीद लेता, तो खरीद लो, किसने मना करा तुम्हें? लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी मेजर साहब के अभी आपके यहाँ कश्मीर में जो है कई किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडित की, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान का नाम बार बार आपके मीडिया पे तो बहुत ही लिया जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया सबके बीच में? वहां पे सब मारे गए हैं, वहां पे हिंदूज भी मरे हैं, मुसलमानों को भी मारा गया है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। आपकी लश्कर तैयबा, आपकी जैश मोहम्मद, टीआरएफ जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक सेक्युलर नाम दिया गया है, वो लश्कर तैयबा ही है, इट इज लश्कर तैयबा। तो ये सब करवाते हैं, उसका कारण है, क्यों हुआ है अचानक ये पहले का, ये 30-35 साल से टारगेट किलिंग हो रही है हिंदूज की, पहली बार नहीं है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? बीच में इंडिया ने 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाई कश्मीर में 370-35 से, इनको लगा कश्मीर हाथ से निकल गया, कश्मीर हाथ से निकल गया, है ना, क्योंकि हुर्रियत बंद, जमात इस्लामी ताला, एनआईए ने सबकी खिड़कियां खड़का दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वहां पे जाके ताला लगा दिया सब। अब क्या करें? तो आपको ये जो जिहाद है, मैं पाकिस्तान, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी डीप स्टेट से, आपको ये जिहाद चालू रखना है, आपको लोगों को बताना है कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप इनोसेंट लोगों को मारेंगे और मीडिया इसको उछालेगा, क्योंकि मीडिया उछाल रहा है। तो ये बात है आरजू जी उसकी। तो आप लोग कोई प्रूफ क्यों नहीं करते? पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं करते, या पाकिस्तान फौज से बात क्यों नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से, कि इस चीज को रोका जाए? हमें नहीं बात करनी, क्योंकि वो तो ये कहेंगे आप इल्जाम लगा रहे हैं। हम उनसे बात ही नहीं कर रहे, वो कहेंगे दैट इज इररिलेवेंट। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी कुछ बोले, इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया बातें बना रहा है, हमने कुछ नहीं करा, हम तो उनसे बोल ही नहीं रहे। हमने कोई चिट्ठी लिखी उनको कि आप टेररिज्म बंद कर दीजिए? नहीं। और हमें एक बात पता है कि इस सब का हिसाब इंडिया दूसरी तरीके से ले रहा है। आप लोग जो FATF में हैं, वो जयशंकर साहब की गिफ्ट है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की गिफ्ट है। आपके यहां जो दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, जो चीखें निकल रही हैं, देखिए बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में अमन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कश्मीर में अमन करवाना होगा। जिस दिन कश्मीर में अमन हो गया, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पाकिस्तान से, हमें जहां पे प्रूव, हम तो मान ही नहीं रहे, हम तो मान ही नहीं रहे ना यहाँ पे कि कुछ हमने किया है। आप तो ये कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे मेरी बात, लोग ही कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, आप नहीं बात समझ रहे, हम मनवाई तो नहीं रहे। हमने कब बोला? इंडिया की तरफ से क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई बयान आया है कि हम पाकिस्तान से जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ के पाकिस्तान की फौज या ISI या एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही तो ना माने ना, हम तो नहीं चाहते आप माने, हम नहीं चाहते पाकिस्तान माने कि कश्मीर में जो फसाद हो रहा है, जो दंगा हो रहा है, जो लोगों को, मासूमों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान माने, क्योंकि जिसको मानना है वो मान गया है। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं छोटी सी एक बात आपको बता देता हूं आरजू जी। जो पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में आज फंसा हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, चीन से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान से प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया भर से प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पाकिस्तानी जो सरकारें थी उनकी मिसमैनेजमेंट थी, ये बात सच है, उनकी मिसमैनेजमेंट थी, लेकिन सारा का सारा इनकी मिसमैनेजमेंट से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में खून, मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत बड़ी, मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्शियल बात हो, पर इन्होंने क्या सोचा था कि 26/11 आएंगे मुंबई में, लोगों का कत्ल करेंगे और इंडिया भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होगा, पार्लियामेंट पे अटैक होगा, इंडिया भूल जाएगा? नहीं। हाँ, हम जो पेड़ लगाते हैं उनमें फल बहुत सालों के बाद लगते हैं, लेकिन फल जरूर लगते हैं। तो देखिए, आप कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहता है कि हमने कुछ नहीं करा, हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हम तो कह ही नहीं रहे कि हमने नहीं बोला कि पाकिस्तान से हमने जवाब मांगा, हम तो अपने मीडिया से बोल रहे हैं
कि पाकिस्तान कर रहा है। हमने तो कभी पाकिस्तान को चिट्ठी नहीं लिखी कि आप प्लीज ये टेररिज्म कश्मीर में बंद करिए। कोई एक चिट्ठी दिखा दे कि हमने पाकिस्तान से बात करी, कोई बयान दिखा दीजिए। राजनाथ सिंह जी का बयान दिखा दीजिए, अमित शाह जी का बयान दिखा दीजिए, मोदी जी का बयान दिखा दीजिए, जयशंकर साहब का बयान दिखा दीजिए। किसी ने एक बार, हमने तो बयान दिए नहीं, हम तो नाम ही नहीं ले रहे पाकिस्तान का, हम तो पाकिस्तान से बात ही नहीं कर रहे। हमें जो इसका हिसाब चुकता करना है वो हम बाहर कर रहे हैं, वो वॉशिंगटन में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से हम नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को हम कई बार डॉक्यूमेंट, पठानकोट की डॉक्यूमेंट भेजी थी हम लोगों ने, 26/11 की डॉक्यूमेंट भेजी थी। आप लोगों ने खुद उस डॉक्यूमेंट के बेस पे 3-3 एफआईआर फाइल कर रखे हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स में एफआईआर फाइल है 26/11 के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमने भी छोड़ दिया मनमाना, हमें नहीं करना, हम इंटरेस्टेड नहीं, हम खुद कर लेंगे। मगर खैर होना चाहिए, क्योंकि आपका मीडिया डिस्कस कर रहा था तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा, लेकिन ये कि फिर भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं होना चाहिए इसका। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।